नमस्कार दर्शकों, जिंदगी कैफे कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कारकिर्दी, जो अपना प्रोफेशन है, वो पत्रकारिता क्षेत्र से शुरू की। उनका करीब 37 साल का पत्रकारित्व और पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभव है। उन्होंने कई स्टोरीज़ कवर की, कई आर्टिकल्स लिखे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक बहुत अच्छे ऑथर भी है और हिस्टोरियन भी है। अभी वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री उदय माहुरकर जी के साथ। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़िंदगी कैफे कार्यक्रम में। उदय जी, 28 सितंबर 1962 में आपका इंदौर में जन्म हुआ। फिर आपका परिवार वडोदरा, अभी पहले बड़ौदा बोलते थे, अभी वडोदरा बोलते हैं, बड़ौदा में शिफ्ट हुआ। आपका बचपन कैसा था? आप कैसे इंदौर से बड़ौदा आए, वो बताइए। देखिए, मेरे पूर्वज जो थे वो सिंधिया जो डायनेस्टी उसके सेनापति थे, और मेरे जो मेन पूर्वज हैं भिकाजी राव, वो पानीपत की लड़ाई भी लड़े थे और टीपू सुल्तान के सामने भी लड़े थे। और उस लड़ाई के अंदर बादामी किले की लड़ाई कही जाती है 1786 की, कर्नाटक में। उसमें उनके भाई भी उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर उनके जो 3 पुत्र हैं वो ग्वालियर आ गए रहने, सिंधिया डायनेस्टी के साथ, महाजी सिंधिया के साथ जुड़े, तो हम लोग ग्वालियर में थे। फिर आज़ादी के बाद हम लोग गुजरात शिफ्ट हुए और मेरा ज़्यादातर एजुकेशन हुआ बड़ौदा के अंदर। बड़ौदा भी एक मराठा स्टेट थी। मेरी जो दादी थी, वो उनके जो काका थे वो सेनापति थे, सयाजीराव गायकवाड़ के। तो एक बेस था हमारा बड़ौदा में, तो हम लोग बड़ौदा में आ गए। और बाद में मेरा एजुकेशन हुआ MSU के अंदर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने इतिहास में मेरा ग्रेजुएशन किया, इतिहास और आर्कियोलॉजी में। पर इतिहास मेरा छोटेपन से मेरा प्रमुख विषय था। अच्छा। हाँ, मेरा इंटरेस्ट का मेन विषय था इतिहास। तो इसीलिए आपने विषय पसंद किया इतिहास का। हाँ, जब आप कॉलेज में आए तब। हाँ, BA विथ हिस्ट्री की आपने। हाँ, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। लेकिन हिस्ट्री मेरा प्रमुख विषय था स्कूल के अंदर भी। मुझे याद है कि 12वीं के अंदर भी मैंने हिस्ट्री ली थी। अच्छा। और उस टाइम पे हिस्ट्री की इंग्लिश की कोई किताब ही नहीं थी, जबकि मैं पढ़ता था इंग्लिश मीडियम के अंदर। अच्छा। ठीक है ना। तो गुजराती में मैंने किताब पढ़ी, क्योंकि मेरी 10वीं के अंदर मेरा लोअर लेवल गुजराती था, सब्जेक्ट लिया था मैंने। तो मैंने 12वीं में हिस्ट्री की किताब गुजराती में पढ़ी और एग्ज़ाम दी इंग्लिश के अंदर। और फिर मेरे को अच्छे मार्क आए थे, मेरे ख्याल से 66 या 70 मार्क आए थे 100 में से। तो आपने अपने बचपन की बात की, किस तरह से आप पढ़े, और वो जाहिर सी बात है कि अपने माता पिता से तो आप प्रभावित होते ही है बच्चे। आप अपने दादी जी से भी बहुत प्रभावित हुए, तो उसका क्या रीज़न है कि कौन सी ऐसी बातें दादी जी आपसे करती थी? नहीं, मेरी दादी थोड़ी इतिहास की जानकार थी, और जो सरदार माहुरकर फैमिली का जो वैभव था भूतकाल का, उसके बारे में बात करती थी, पानीपत की लड़ाई के बारे में बात करती थी। तो ये जो एक गर्व की भावना जो मेरे में खड़ी हुई, वो इस वजह से खड़ी हुई कि उन्होंने जो मुझे संस्कार दिए छोटेपन में, वो बहुत अच्छी गृहिणी भी थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, है ना। ग्वालियर का खाना विशेष रूप से अच्छा माना जाता है, खास करके नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो उनका मेरे पे काफ़ी प्रभाव रहा, और बड़ी स्पष्ट वक्ता थी। तो कुल मिला के उनका एक प्रभाव मेरे में आपको दिखेगा। अगर तो स्पष्ट वक्ता का जो आपका गुण है वो उन्हीं से आया है। मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ, मेरे फादर भी स्पष्ट वक्ता थे, बिल्कुल। अभी बात करते हैं आपकी कॉलेज काल की। कॉलेज में तो आपने पढ़ाई की, BA विथ हिस्ट्री किया, इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ये सफ़र कैसे हुआ? मतलब कभी सोचा था आपने कि मैं पत्रकार नहीं, बनूंगा? मैंने कभी नहीं सोचा था, ये एक एक्सीडेंट था। अच्छा। एक मेरे रिलेशन में थे नारायण साठम करके, ये फास्ट बॉलर थे, ऑलराउंडर थे। अच्छा। और इन्होंने सुनील गावस्कर की विकेट 2 बार लिए, ग्रहण गुज की लिए। और उनका एक दिन फ़ोन आया मुझे, मैं फर्स्ट ईयर BA में पढ़ता था।
कि इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर है उनको बड़ौदा में स्पोर्ट्स कवर करने के लिए एक स्पोर्ट्स पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट चाहिए। उसको बोलते हैं स्ट्रिंगर इंग्लिश के अंदर। इसमें आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे लेकिन अनुभव बहुत होगा। तो मैंने उसको स्वीकार लिया। उनके थ्रू ऑफर आई थी। वहाँ पे एक सनी अब्राहम करके एक यूएनए के इंचार्ज थे, बाद में ऑल इंडिया यूएनए के इंचार्ज बने। आज भी मैं उनका काफ़ी सम्मान करता हूँ, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मुझे ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो मेरे साटम साहब थे वो मुझे उनके यहाँ लेकर उन्होंने मेरा संपर्क करवाया अहमदाबाद में इंडियन एक्सप्रेस एडिशन के साथ, और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। क्योंकि इनिशियली जो मैचेस थी, जो स्पोर्ट्स इवेंट चल रही थी वो थी रणजी ट्रॉफी। तो क्रिकेट में मेरा बहुत अच्छा रुचि थी पहले से, तो मेरा रिपोर्टिंग बड़ा अच्छा हुआ, तो उनको अच्छा लगा। मैंने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल, आई थिंक सेमीफाइनल तक मैंने कवर की हुई है एज ए स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स रिपोर्टर ही था मैं पहले। बाद में मैं शिफ्ट हुआ जनरल रिपोर्टिंग में। उसके अंदर भी एक प्रभास जोशी नाम के एक बहुत बड़े पत्रकार हो गए देश के, सर्वोदयवादी थे, गांधीवादी थे। 82 के राइट्स हुए थे बड़ौदा के अंदर, तो वो आए हुए थे। मुझे आप कहाँ के रहे? आप बोले आप हिंदी बोलते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं कहा मैं रहने वाला, मेरा जन्म इंदौर का है, मैं एमपी का हूँ। वो खुद भी इंदौर के थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये स्पोर्ट्स में तो कुछ ज़्यादा है नहीं आपके लिए यहाँ पे प्रगति, आप जल्दी इसमें आ जाइए जनरल रिपोर्टिंग में। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया अहमदाबाद, एक कुट्टी करके एक थे हमारे डिप्टी कॉपी एडिटर, वो इंचार्ज में थे। उनको कहा कि भाई इनको आप जनरल रिपोर्टिंग करवाइए। वैसे मेरा शिफ्ट हुआ जी। तो फिर आपकी करियर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही। वहाँ मैंने 3.5 साल काम किया। मैंने बहुत कम उम्र में मैंने विधानसभा कवर की। जो बहुत लोग काम करते हैं, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होगा वो। मैं 24 साल की उम्र में विधानसभा कवर करता था। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी शुरू कर दिया? हाँ, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी शुरू कर दिया। और फिर इंडिया टुडे की ऑफर है। इंडिया टुडे ने एक इंटरव्यू लिया। वो भी बड़ा यादगार वाक्य है मेरे लिए कि मैंने इंटरव्यू दिया और 4 महीने तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा भाई अब कोई चांस है नहीं अपना। मैं रंगअवधूत में बहुत मानता हूँ। रंगअवधूत और वासुदेवानंद सरस्वती, हाँ, बाबजी में। तो मैं छोटेपन से नारेश्वर जाता था। नारेश्वर जो नर्मदा किनारे एक जगह है। जो रंगअवधूत हैं वो दत्त संप्रदाय के भारत में जो बड़े बड़े संत हो गए उनमें उनकी गिनती होती है। तो वहाँ पे मैंने प्रार्थना नहीं की, पर मेरे मन में ये था कि अगर ये आ जाए तो मज़ा आ जाए। और मैं जैसे वहाँ से आया और रात को मुझे याद है 7:30 के आसपास में घर में एंटर हुआ और मेरी माताजी ने कहा कि आपका इंडिया टुडे में हो चुका है, आपको सिर्फ सैलरी नेगोशिएट करने के लिए दिल्ली जाना है। तो वो भी एक चमत्कार था बाप जी का। जी मावड़कर साहब, जैसे कि आपने खुद एक जर्नलिस्ट है, इतने लंबा करियर है, आपके अंडर में भी काफ़ी लोग आए, आपने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया। मैंने ऐसा सुना है कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट थे लेकिन आपका जो स्वभाव है बहुत काइंड, लविंग और सपोर्टिव, जो छोटे छोटे पत्रकार या फिर बडिंग जर्नलिस्ट जिसको बोलते हैं, आपने हमेशा सपोर्ट किया। तो ये जो आप किस तरह से देखते हैं कि आप में ये गुण आपने कहीं से सीखा या आप पहले से ही आप? देखिए, मेरे पिताजी और मैं एक सिमिलर क्वालिटी थी कि हम लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते, मगर अगर चाणक्य रीति के भागरूप भी अगर झूठ बोलना हो तो हमें लगता था कि ये ठीक नहीं है ना। और ये मेरा छोटेपन से ही रहा कि हम स्कूल के अंदर एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो आई शुड लिव बाय दैट स्पिरिट। मुझे उस स्पिरिट को ध्यान में रख के मुझे मेरा आगे बढ़ना है। तो उस हिसाब से जब मेरे साथ लोग काम करने आते थे, जूनियर होते थे, वो हमेशा प्रभावित होकर जाते थे क्योंकि मैं उनको पूरा चांस देता था। एक जर्नलिज्म के अंदर एक बड़ा एक बीमारी कुछ हद तक है कि आइडियाज़ जो होते हैं लोग स्मगल कर लेते हैं। कि मेरे कलीग का आइडिया है तो मेरे नाम पे वो सजेस्ट करके पहले मैं कर दूंगा, या मेरा जूनियर का आइडिया है। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मेरा हमेशा ये रहा कि क्रेडिट जो है वो कोई का लेने का नहीं।
ये मूल कारण है जी। जिसके वजह से कुछ लोग मुझे शायद मेरी Respect रिस्पेक्ट मिला करते होंगे। हाँ, मैंने कभी क्रेडिट लेने का, मेरा ये नेचर ही है। मैं, जैसे कि कोई ने मुझे कहा, एक बड़ी आइडिया दिया मुझे, और मैं कोई बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ, है ना, बहुत बड़ा आदमी है, तो मैं कभी मेरे नाम से आइडिया देता नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इस आदमी ने मुझे आइडिया दिया था और मैं आपको हाँ हाँ, ये बहुत कम लोग कर जी, सकते हैं बिल्कुल, इसको। बहुत लोग इस बात को बहुत कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये रहता है कि भाई कोई देख ना रहा और चोरी ना करो। कोई कोई आपको देख नहीं रहा है और फिर भी आप चोरी नहीं करो, वही एक मापदंड है, एक पारदर्शिता का, समझे ना आप। तो जैसे कि कोई का आइडिया मैंने कहीं से ले लिया, रोड पे से कोई का, है ना, कोई का ले लिया मैंने, और वो आइडिया मैं मेरे नाम से दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। ये मेरा एक और मूल इसीलिए गुण है। आपको इसके लिए रिस्पेक्ट बहुत मैं मिला, लोगों को कहता हूँ मेरे बारे मान में सम्मान। जी। कि मेरे पास 95% सही बोलने की शक्ति है। वो 5% वो कुछ कारण से ऐसा होता होगा कभी कि नहीं बोलना, मुझे मुख करना पड़े, ऐसा हो सकता होगा, लेकिन 95% सही बोलना, ये मेरा एक वो है। और इसीलिए मतलब आपके लिए ऐसा बोला जाता है कि आर्ट मैन, नॉर्मली जर्नलिज्म में आर्ट मैन हो, लेकिन आप क्राफ्ट मैन हो। आपकी जो स्टोरीज होती है वो मतलब जो होता है ना, बारीकाई से बुनना एक एक स्टोरी को, तो ये जो लिखने की, राइटिंग की स्किल आई, वो कहाँ से आई? नहीं, वो ऐसा है, वो तो मुझे क्रेडिट इंडिया टुडे को देना पड़ेगा। इंडिया टुडे में जो मुझे छूट थी यहाँ पे, जैसे कि स्टोरी क्लियर हुई, मैंने टैक्सी बुक की और निकल गया, तो मैं इंडिया टुडे की वजह से मैं गुजरात के 2000 गांव देखे हैं मैंने। अच्छा। हाँ, और उनमें से ज़्यादातर गाँवों में मैंने पाँव रखा हुआ है ज़मीन पे, ऐसा नहीं कि पास हुआ, समझा आप। तो उससे मेरी सब फैकल्टी, एक मेरे पास एक पारदर्शिता का एक वो तो था ही गुण, साथ में इस टाइप की माहौल मिला मुझे, तो उसकी वजह से मेरी सब फैकल्टीज डेवलप हो गई एज ए पत्रकार। ठीक है। लिखना तो अच्छा था ही मेरा पहले से, फील्ड वर्क आप ज़्यादा और मैंने करते थे, इतने सीनियर जर्नलिस्ट होने के रिपोर्टेड बावजूद अक्रॉस द एरियाज। आप फील्ड में ही जाते थे, ऐसा नहीं कि वेबसाइट से ले ली या मेरे जीवन में मैंने 2 या 4 स्टोरी ऐसी की होगी जो घर बैठे की होगी मेरे जीवन में, हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज में। वो भी कुछ कारण होगा, मैं बीमार होऊंगा या कुछ हो गया होगा, बाकी मैंने आज तक स्टोरी घर बैठे नहीं की। आप काफ़ी एक पेज की भी स्टोरी होती थी। अच्छा। हाँ, एक ऑफ ट्रैक आता था, अऊ नऊ। हाँ, एक आता था ऑफ ट्रैक, इंडिया टुडे का कॉलम रहा सालों साल तक, उसमें स्पेशल टाइप की स्टोरी। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मेरा है। अच्छा। एक पेज आता था, जैसे आप खोलोगे तो पहला आर्टिकल अऊ नऊ होता था, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलूँगा मालूम नहीं मुझे, लेकिन उसको ऑफ ट्रैक बोलते हैं। तो ऑफ ट्रैक के लिए भी मैं हमेशा जाता था। उसका कारण ये था कि मुझे कल्चर, हिस्ट्री में बड़ी रुचि थी। जैसे कि मुझे कहीं अपने पालनपुर के कोई दूर दराज के गांव में मुझे जाने का मौका मिला, कुछ स्टोरी का, मुझे लगता था कि वो गांव में जाऊंगा तो नए लोगों को मिलूंगा, उनका कल्चर जानूंगा, है ना। इसकी वजह से मेरे पास कल्चरल हिस्ट्री का एक ज़बरदस्त नॉलेज है। हाँ, मतलब मैं गुजरात की बात करें, गुजरात नहीं, अब तो मैं भारत की बात कर सकता हूँ कि मुझे तुरंत मालूम पड़ जाता है कई चीज़ें कल्चरली जो एक आइडेंटिफाई करती है एरियाज़ को, उसका भी अच्छा ज्ञान है मुझे। आपने बोला कि मैं क्रेडिट अगर किसी का है तो मैं उसको देता हूँ। एक वाक्य आपको मैं बताना चाहूँगा। आकाशवाणी, आप ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पे काफ़ी दारोमदार रखते हैं और ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। एक ऐसा वो कंडला पोर्ट वाला था जब आपने एक आकाशवाणी का जिक्र भी किया था। ये कच्छ के अंदर हम लोग एक जो ये क्या बोलते हैं, फ्लेमिंगो सिटी में एक स्टोरी करने गए थे, मैं और मेरे फोटोग्राफर जो अब नहीं रहे हमारे बीच में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, शैलेश रावल, हम दोनों गए थे। तो हम लोग रण में गए, रण में पानी था करीबन इतना, है ना, और हमारी बोट फंस गई और बहुत ख़राब हालत हो गई हमारी। मतलब ऐसा हो गया कि हमको आते जाने में करीबन 24 घंटे हो गए, 21 घंटे, 30 घंटे तक हम सिर्फ पानी पे थे या कुछ थोड़ा बहुत होगा हमारे पास होगा। तो उस टाइम पे हमने इसका मेरे ख्याल से उपयोग किया था मैंने। फ़ोन कहीं से लग गया, वो वहाँ फ़ोन लगता नहीं, लेकिन वो लग गया कहीं, बिल्कुल, तो फिर हमने काफ़ी हेल्पफुल रहा, वो हेल्पफुल रहा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी आपकी जर्नी जर्नलिज्म एज ए जर्नलिस्ट आपने की, अभी ऑथर के बारे में आते हैं। उदय माहूरकर जी एज एन ऑथर, तो ये
जर्नलिस्ट नॉर्मली होते हैं, कॉलम लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, वो है ऑथर बनना बहुत कम लोग होते हैं जो ऑथर बनते हैं। असल में बड़े बड़े पत्रकार ऐसे हैं जो ऑथर नहीं बन पाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही जानना आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, ऐसा था कि एक योग था। मेरे एक दोस्त हैं जो भारत के बहुत बड़े वास्तुशास्त्री हैं अच्छा। और अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उन्हें 2007 में मेरी पत्रिका देखी थी और ये कहा था कि 50 साल की उम्र में आप लेखक बनोगे। अच्छा। और 50 साल मेरे पूरे हुए और पेंगुइन की एक पब्लिशर है, बड़ी फेमस है, मिली ऐश्वर्य, मेरी 2 किताबें उन्होंने पब्लिश की हैं। वो मुझे ढूंढती हुई आई दिल्ली से कि आपको श्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य शासन पे आपको एक किताब लिखनी, गवर्नेंस पे। अच्छा, ये दौर कब का है? ये बात है 2013 के सेकंड हाफ के बाद की बात है। मतलब जब नरेंद्र भाई का कैंपेनिंग शुरू हो चुका था, समझा? तो क्योंकि नरेंद्र भाई का रिपोर्टिंग था तो मैं तो मुझे ये माना जाता है कि भाई नरेंद्र भाई की जो उनकी जो पूरी कार्यकिर्दी है आपने बारीकाई से देखा है? हाँ, मतलब ज्ञान रखता हूँ। तो हर स्टोरी के अंदर, हालांकि मैं था अहमदाबाद में इंडिया टुडे कॉरेस्पॉन्डेंट, लेकिन मुझे हर एक कवर स्टोरी में मुझे साथ में लिया जाता था। तो मैंने जो मिली ऐश्वर्या आई जो पब्लिशर, उनको कहा, मैंने कहा भाई ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा ये किताब। मैंने कहा मैंने कभी किताब की नहीं है, पहली बात है ना। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप करो, ये बहुत अच्छी तरह आप कर पाओगे। चलो मैं 2 दिन आपका रास्ता देखती हूँ। कहीं वो रात को मेरी धर्मपत्नी सो गए, सुबह उठे तो सुबह मेरी वाइफ ने कहा कि 2007 में रवि राव जो हैं मेरे वास्तुशास्त्री दोस्त और एस्ट्रोलॉजर है ना, उन्होंने कहा था कि आप 50 साल की उम्र में आप किताब, और 50 साल आपके हो चुके हैं, तो अब क्या करें। और फिर मैंने उनको हाँ बोला। तो आपने 3 किताबें लिख दी? हाँ, नहीं फिर तो क्या हुआ कि पहली किताब लिखी तो उससे दूसरी ऑफर आई मेरे पास। अच्छा। तो और पहली किताब बहुत अच्छी लिखी गई थी मेरे ख्याल से। मेरी जो 2 किताबें हैं, सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, प्राइम मिनिस्टर के 13 साल के कार्यकाल पे, और मार्चिंग द विलेन उनके 3 साल के कार्यकाल पे एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो अभी भी लैंडमार्क बुक है दोनों। क्योंकि उसके अंदर जो उनका जो कोर गवर्नेंस है और उनका जो एक, देखिए कई चीज़ें लिखने को अब तो इतने सारे उनके अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उनका कोर क्या है? जो किताब है उसमें से मार्चिंग विद अ बिलियन की हम बात करते हैं, एक किताब पे बात करते हैं थोड़ी थोड़ी, तो उसमें आपको ऐसे 5 मुद्दे अगर इन जिस्ट बताने हो कि बड़ी बड़ी बातें, तो उसमें क्या थी? नहीं, उस टाइम पे देखिए एक मैंने 5 चीज़ें बताता हूँ मैं उसमें, जो 5 मुद्दे हैं उनके। एक तो है गरीबी निवारण, गरीबी, पॉवर्टी एलिमिनेशन रिमेन्स इंडियाज गोल इवन नाउ। पॉवर्टी लेवल्स कम हुए होंगे पर पॉवर्टी के हमारी लड़ाई चालू है। तो मैंने कहा श्री नरेंद्र मोदी का ये मॉडल है, सब में सक्षम मॉडल है गरीबी निवारण के लिए। एक दूसरा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता। वो भी मैंने कहा उसमें कि ये हाईएस्ट लेवल की है भारत के अंदर। ऑफिसर की पोस्टिंग बोले, प्रोक्योरमेंट के अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। तीसरा था यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस। चौथा था इनोवेशन मुद्दा उसके अंदर। और 5वां था गर्व की भावना जो हर एक भारतीय में होती है, उसको कैसे बाहर निकालना, गर्व की भावना का उपयोग करके उसकी शक्तियां बाहर निकालना और उस शक्ति को विकास यात्रा के साथ जोड़ देना। नरेंद्र मोदी जी का अगर आप एक विश्लेषण करते होंगे गवर्नेंस का, तो उसका कोर मुद्दा ये है कि हर एक भारतीय के अंदर शक्ति पड़ी हुई है ना, और हर एक भारतीय के अंदर 2 टाइप की गर्व की भावना है। एक है देश के लिए और दूसरी है खुद की क्षमताओं के लिए। जैसे एक चाय वाला है ना, तो वो सोचेगा कि जो बगल के चाय वाले हैं, जो मेरे बगल में, उनसे अच्छी चाय मैं ज़्यादा बनाता हूँ, या मेरे जो ग्राहक आते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। ये गर्व की भावना है, ठीक है। तो इन दोनों भावनाओं को अपील करके, उन भावनाओं को अपील करके आदमी में पड़ी हुई जो शक्ति है उसको बाहर निकाल के विकास यात्रा के साथ जोड़ देना, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉडल का मेन कोर है इसका ये। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी जो किताब है सेंटर स्टेज,
हाँ उसके पहले वाली। हाँ उसके पहले वाली, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं उसके अंदर भी ये सब चीज़ें सही थी, लेकिन उसमें कई चीज़ें थी कि उनका जैसे कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, वो एक उसमें चैप्टर था, है ना। फिर जैसे कि कांकरिया लेक, तो कांकरिया लेक तो थे ही पहले से, पर वो कोई एक वो देख के आए लेक फ्रंट कहीं यूरोप में, और आके उन्होंने जो कमिश्नर थे हमारे उस टाइम के श्री IP गौतम, उनको बुलाया, कहा कि मुझे एक यहाँ पे अच्छा लेक फ्रंट चाहिए, लेकिन भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रख के। तो उन्होंने रिसर्च किया, एक टीम भेजी, तो टीम ने निर्णय किया जकार्ता का जो रिवर फ्रंट है वो हमारे लिए सब में उपयोगी है, अगर हमें यहाँ रिवर फ्रंट बनाना है तो जकार्ता मॉडल को इन्होंने पकड़ा, है ना। और उसका, और वो भी इंक्लूसिव मॉडल है। आप देखिए कि नरेंद्र भाई का आप वो समझिए, उनका जो कुछ उन्होंने सब्सिडी कहीं दी होंगी, ऐसा नहीं है ना, लेकिन फ्री बी कल्चर के विरोधी हैं, जो आज वो कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर से दूर रहो, तो मैं उसको प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, क्योंकि उनकी गवर्नेंस का मैं 20 साल से सब में लॉन्गेस्ट ऑब्जर्वर हूँ, समझे ना। तो मैं देख सकता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जो फ्री बी कल्चर है ना, उसके अगेंस्ट में उन्होंने किस तरीके से एक जद्दोजहद की। जैसे कि कांकरिया लेक के अंदर 200 वेंडर्स थे रेकड़ी वाले, है ना, उनको ये कहा गया कि आप 3 महीने की हमको ट्रेनिंग देंगे, आप हाइजेनिक खाना बनाइए। 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग दी होगी उनको। फिर उन्होंने कहा कि हम तुमको अंदर जगह देंगे नए रिवर फ्रंट के अंदर, तुमको 1 लाख रुपए देने होंगे। तो एक तरीके से एक छोटी सी म्यूटिनी हो गई कि भाई हम 1 लाख रुपए क्यों दें, भाई 1 लाख के बगैर तुमको हम जगह नहीं देंगे। ये दूसरा, तो हम तुमको गारंटी देते कि 1 लाख तुम अगर के बाद तुम्हारे पास हम लेंगे तो तुम उसके सामने खूब कमाओगे, क्योंकि यहाँ लोग आएंगे, है ना। 1 लाख रुपए भरे सबने, है ना, हैप्पी नहीं थे। तो आज वही लोग, वही जो वहाँ पे जो आज ये है, ज़्यादातर लोग वो हैं जो पहले वहाँ थे। दूसरा, जब 2004 के अंदर गुजरात के जो किसान हैं उन्होंने एजिटेशन शुरू किया सरकार के सामने कि भाई टैरिफ कम करिए, पावर टैरिफ, जो ऊर्जा का उपयोग होता है पानी को ड्रॉ करने के लिए, ग्राउंड वाटर को इरिगेशन के लिए, उसके अंदर टैरिफ ज़्यादा है, इसको कम करिए। तो उनसे एक डायलॉग शुरू किया माननीय नरेंद्र भाई ने, और उनको ये कहा कि तुम्हारा प्रॉब्लम टैरिफ नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम पानी है। अगर तुम्हें पानी ला के देता हूँ तो तुमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके लिए जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की जो सुजलाम सुफलाम जो कैनाल बनी है, अनलाइंड कैनाल, वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनी हुई है। वो जो फार्मर्स ज़्यादातर थे उत्तर गुजरात के, है ना, तो ये अनलाइंड कैनाल है, अर्धन कैनाल है। उसका पूरा जो आइडिया ये है कि इसमें अगर एक तो ये पानी आएगा अपने डायरेक्ट वाटर, जो बरसाती पानी है ना, दूसरा जो कडाना का जो ओवरफ्लो होगा वो इसमें आएगा, है ना, और दोनों साइड में वाटर लेवल ऊपर जाएगा। और वाटर लेवल ऊपर गया, दोनों साइड कम 4-4, 5-5 किलोमीटर ऊपर गया वाटर लेवल। જાણીતા કેન્દ્રીય માહિતી કમિશનર, લેખક અને ઇતિહાસકાર ઉદય માહુરકર સાથે રસપ્રદ વાતોનો ખાસ સંવાદનો ભાગ બીજો નિહાળો આવતા રવિવારે બપોરે 12:30 કલાકે માત્ર DD ગિરનાર અને અમારી YouTube ચેનલ DD ન્યૂઝ ગુજરાતી પર।